नवंबर 2012 में अमेरिकी सदर बाराक ओबामा ने हमारे पड़ोसी मुल्क भारत का दौरा किया था। ये दौरा भारत और पूरी दुनिया के लिए कितना अहम साबित हुआ, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि इस दौरे के हवाले से बीबीसी न्यूज ने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की और इस रिपोर्ट में कहा गया कि इस दौरे में अमेरिका के सदर बाराक ओबामा ने खलाई और दफाई तहकीक के दो सबसे बड़े हिंदुस्तानी इदारों को पाबंदी शुदा टेक्नोलॉजी तक रसाई की इजाजत दे दी है। इसे पूरी दुनिया में इस दौरे की सबसे बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा गया था। इसके अलावा इस मौका पर अमेरिका ने न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भी भारत की रुकनियत की हमायत कर दी थी। आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि इस पाबंदी शुदा टेक्नोलॉजी, जिसे आम जबान में दोहरे इस्तेमाल की टेक्नोलॉजी कहा जाता है, तक हिंदुस्तान की रसाई सन 1998 के जौहरी तजर्बात के बाद रोक दी गई थी, क्योंकि इस जमरे में आने वाले आलात और साजो सामान बिजली बनाने के साथ साथ जौहरी हथियार तैयार करने के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उस वक्त के तखमीनों के मुताबिक दोहरे इस्तेमाल वाली टेक्नोलॉजी में सालाना आलमी कारोबार 800 अरब डॉलर से 1 खरब डॉलर के दरमियान होता है। न सिर्फ ये, बल्कि इसमें मुसलसल सालाना 5% इजाफा भी हो रहा है और बाराक ओबामा के सिर्फ एक दौरे से मुस्तकबिल के लिए ये आलमी मार्केट हिंदुस्तान के लिए भी खुल गई थी। लिहाजा जब अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान सिविलियन जौहरी मुआहदे को हतमी शक्ल दी गई तो ये एक तरह से जौहरी टेक्नोलॉजी के आलमी धारे में हिंदुस्तान की वापसी थी। और इसी पस मंजर में बैनुल अक़वामी बरादरी और अमेरिका की जानिब से आयद पाबंदियों में नरमी भी की गई थी। उस वक्त के भारतीय वजीर आजम मनमोहन सिंह ने अमेरिकी सदर के भारत के दौरे से कुछ महीने पहले अमेरिका का दौरा किया था और तब भी मनमोहन सिंह ने उन पाबंदियों को हटाने का मुतालबा किया था जो भारत पर आलमी बरादरी की तरफ से लगाई गई थी। तब मनमोहन सिंह ने कहा था कि हमें इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर सनतकारी की जरूरत है। हिंदुस्तान को जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी में फौरन महारत हासिल करनी है, लेकिन दोहरे इस्तेमाल वाली टेक्नोलॉजी पर आयद पाबंदियों से हमारी तरक्की की रफ्तार बहुत ज्यादा मुतासिर हो रही है। और यह भी सच है कि ऐसा किए बगैर सिविलियन जौहरी मुआहदे को अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता था। इसके अलावा हिंदुस्तान अपने हक में यह दलील भी देता रहा था कि अगर वो वाकई अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है तो बाकी यूरोपीय मुल्कों के मुकाबले में उसके साथ इम्तियाजी सलूक नहीं बरता जाना चाहिए। साथ ही हिंदुस्तान का यह दावा भी था कि जौहरी अदम फैलाव के मामले में उसका दामन बेदाग है, लिहाजा उसे इस जदीद लेकिन हसास टेक्नोलॉजी से महरूम नहीं किया जाना चाहिए। अमेरिकी सदर के उस दौरे के बाद भारत के लिए चांद की सतह और सूरज के मदार तक पहुंचने में कितनी आसानी हुई और भारत ने इस टेक्नोलॉजी में कितना ज्यादा फायदा उठाया, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी से मुतल्लिक कुछ दिलचस्प मगर अहम मालूमात से भरपूर हकाइक बताने जा रहे हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अब तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर कर लीजिए और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल भखर नेटवर्क वीडियोस। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिकी सदर ओबामा के ऐलान के बाद भारत की इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए खला में तहकीक के हवाले से बहुत से नए रास्ते खुल गए थे। उसके बाद हिंदुस्तान ने मुल्क भर में खलाई रॉकेटों, सैटेलाइट्स, मिसाइल टेक्नोलॉजी और जौहरी बिजली घरों की तामीर समेत जान बचाने वाली अद्वियात जैसे शोबों में सैकड़ों नई सनतें कायम कर दी थी। इसके अलावा आलमी माहिरीन ने कहा था कि हिंदुस्तान अगर एक मुआशी ताकत के तौर पर उभरना और अपनी तरक्की की रफ्तार बरकरार रखना चाहता है तो इसके लिए दोहरे इस्तेमाल वाली टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करना बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि इससे पहले हिंदुस्तान अपने दर्जनों शोबों में पुरानी और फरसूदा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने पर मजबूर था और फिर जाहिर है कि इन पाबंदियों के हटाए जाने से अमेरिकी कंपनियों को भी भरपूर फायदा हुआ। इसकी एक वजह यह भी थी कि अमेरिका लो टेक्नोलॉजी वाली चीजें नहीं बनाता जैसे टेलीविजन, साइकिलें या म्यूजिक सिस्टम, बल्कि अमेरिका में ये सब और ऐसा ज्यादातर दूसरा सामान दरामद किया जाता है। लेकिन अमेरिका और कई यूरोपीय ममालिक हाई एंड टेक्नोलॉजी में महारत रखते हैं, इसमें मुकाबला बहुत कम है और जाहिर है कि फिर इसी वजह से अमेरिका का मुआशी मुनाफा भी बहुत ज्यादा है। मिसाल के तौर पर अगर आपको जेट तैयारों के इंजन खरीदने हो तो सिर्फ 2-3 अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों में ही मुकाबला रहता है। शायद इसीलिए अमेरिकी सदर बाराक ओबामा ने इस दौरे में बार बार कहा था कि इस फैसले से दोनों मुल्क भरपूर फायदा उठा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि वो हिंदुस्तान के लिए अमेरिका में 70,000 नौकरियों की गारंटी लेकर ही वापस जाएंगे। आपके लिए यह जानना भी दिलचस्पी से खाली नहीं होगा कि इसरो हिंदुस्तानी हुकूमत की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है। इसका मरकजी दफ्तर बेंगलोर में वाक़ है और भारत के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू के दौरे हुकूमत में 1962 में DAE की जेर निगरानी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च कायम की गई थी। 1972 में इंडियन हुकूमत ने स्पेस कमीशन और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस कायम किया, फिर इसरो को डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के मातहत कर दिया। कहा जाता है कि इसरो के कयाम के बाद भारत में खलाई तहकीक की राहें खुल गई थी। भारतीय इस
इसरो की देखभाल भारत का डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस करता है, जो बराह रास्त मौजूदा भारतीय वजीर आजम को जवाबदेह होता है। आपको याद होगा कि जब कुछ साल पहले भारत चांद पर जाने की कोशिश में नाकाम हुआ था, तो उस वक्त भी भारत के वजीर आजम ही इसरो के दफ्तर में साइंसदानों को तसल्लियां देते नजर आए थे। इसरो का पहला मसनूई सियारचे का नाम आर्यभट्ट था, जिसे 1975 में श्वेत इत्तेहाद के इंटरकोसमोस ने लॉन्च किया था। 1980 में रोहिणी सियारे के जरिए SLV-3 के जरिए ऑर्बिट पर उतारे जाने वाला पहला भारतीय रॉकेट था। इसके बाद इसरो ने 2 और रॉकेट डेवलप किए, जिनके नाम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV और जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी GSLV हैं। इसरो ने कुछ साल पहले जब चांद पर कामयाबी से लैंडिंग की थी, तो एक आलमी इदारे इंडिपेंडेंट न्यूज ने अपनी रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें लिखा था कि चंद्रयान मिशन की कामयाबी के साथ ही इंडिया आलमी स्टेज पर खुद को एक टेक्नोलॉजिकल ताकत के तौर पर मनवाने में कामयाब हो गया है। मगर भारत को इस मिशन के बहुत से मुआशी और सफारती फवाइद भी हासिल हुए हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि 22 अगस्त 2023 को मुंबई में स्कूल के बच्चे चंद्रयान मिशन के कामयाबी से चांद के मदार तक पहुंचने की खुशी मना रहे थे। कुछ दिन पहले इंडिया चांद पर खलाई मिशन उतारने वाला दुनिया का चौथा और जनूबी कुतुब पर पहुंचने वाला पहला मुल्क बन गया था। इसमें कोई शक नहीं कि यह इंडियन टेक्नोलॉजी के लिए बहुत बड़ी पेशरफ्त है, लेकिन इसके अलावा इस लैंडिंग की अलामती अहमियत और भी ज्यादा है। दुनिया भर के मीडिया पर यह खबर शाह सुर्खी के साथ चलाई गई, जिससे बैनुल अक़वामी सतह पर इंडिया के सॉफ्ट इमेज को बहुत ज्यादा ताकत मिली और अब इसे तीसरी दुनिया के एक गरीब मुल्क की हैसियत नहीं, बल्कि साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में अहम खिलाड़ी की हैसियत से देखा जाने लगा है। इंडिया पहले ही मुरीख पर मंगलयान नामी खलाई जहाज भेज चुका है, जो 2014 से मुरीख के गिर्द चक्कर काट रहा है। चंद्रयान 3 मिशन की एक और अहम बात यह थी कि इंडिया ने यह काम सिर्फ 7.5 करोड़ डॉलर में अंजाम दिया था, जबकि इसके मुकाबले पर दूसरे मुल्कों के इसी किस्म के प्रोग्राम कई गुना ज्यादा महंगे रहे हैं। एक्स यानी साबिक ट्विटर पर एक पोस्ट बहुत वायरल हुई, जिस पर एलन मस्क ने भी तबसरा किया। उस पोस्ट में कहा गया था कि हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म इंटरस्टेलर पर 16.5 करोड़ डॉलर खर्च आया था, जबकि इंडिया इससे कहीं कम लागत में चांद पर मिशन उतारने में कामयाब हो गया है। नासा के फराहम करदा डाटा के मुताबिक 1958 से लेकर आज तक चांद पर 70 मिशन भेजे जा चुके हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा यानी 41 नाकाम रहे। पहले 42 साल तक चांद के मिशन पर सिर्फ अमेरिका और रूस की इजारादारी रही, मगर फिर 1990 में जापान ने हितन नामी मिशन भेजकर इस लिस्ट में अपना नाम भी लिखवा लिया। उसके बाद यूरोपीय यूनियन ने भी चांद पर कई मिशन भेजे। इंडिया का एक और मिशन चंद्रयान 2 2019 में भेजा गया था, मगर वो नाकामी से दो चार हो गया। चंद्रयान 3 से कुछ दिन पहले 21 अगस्त को चीन का लोना 25 खलाई जहाज बेकाबू होकर चांद की सतह से टकराया और तबाह हो गया था। रूसी अखबार RTIV.com के मुताबिक इस मिशन पर चीन का 13.5 करोड़ डॉलर खर्च आया था। इसी तरह अमेरिका के चांद के मिशन भी इंडिया के मुकाबले पर बहुत महंगे रहे हैं। नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के चांद पर इंसान उतारने के मिशन आर्टिमिस की कुल लागत 93 अरब डॉलर थी। अलबत्ता यह मिशन चंद्रयान के मुकाबले पर कहीं ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसमें इंसानों को चांद पर उतारना शामिल है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पहले ही से इंडिया की प्राइवेट खलाई सनत की तशहीर शुरू कर दी थी और दुनिया भर को इसमें सरमायाकारी की तरगीब दे रहे थे। इस तरगीब में बुनियादी कशिश ये थी कि इंडिया के खलाई प्रोग्राम की लागत मगरबी मुल्कों के मुकाबले पर बहुत कम है, जो इस प्रोग्राम की मार्केटिंग में अहम किरदार अदा कर सकती है। मुस्तकबिल में अगर चांद पर कानगिनी या सियाहत शुरू हो जाए तो इंडिया इसमें अहम प्लेयर साबित हो सकता है। इसके अलावा कई मुल्क ऐसे भी हैं कि जो खलाई प्रोग्रामों में दिलचस्पी तो रखते हैं और उनके पास सरमाया भी है, मगर टेक्नोलॉजी से वो मुल्क मुकम्मल तौर पर खाली हैं। लिहाजा इंडिया उन्हें भी सस्ती सर्विसेज फराहम कर सकता है और ये पैसा कमाने का एक ऐसा रास्ता है कि जो इस पूरी दुनिया में सिर्फ 4 ही मुल्कों के पास है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा।